यकीन टूट चुका है, गुमान बाकी है, हमारे सर पे अभी आसमान बाकी है। चले तो आए हैं हम ख्वाब से हकीकत तक, सफ़र तवील था अब तक थकान बाकी है। तो इस तलाश का अंजाम भी वही निकला, मैं देवता जिसे समझा था आदमी निकला। मुझे तो शक्ल पे उसकी गुमा था, मैं खुद हूँ वो कल करीब से गुजरा तो अजनबी निकला। ऊंचे कलश पे दीप जला शाम हो गई, जागे गुनाह सोया खुदा शाम हो गई। सूरज लहू लहान समंदर में गिर पड़ा, दिन का गुरूर टूट गया शाम हो गई। हसन दुनिया में हमने यूं बसर की, अदावत कम शिकायत कम गिला कम। क्या कहने, वाह। हसन कमाल एक बाकमाल शायर, उर्दू के सीनियर सहाफ़ी और हिंदी फिल्मों के मशहूर नगमा निगार और लेखक। सहाफ़त, शायरी और फिल्मों में 50 साल से ज्यादा का सफर। लंबे अरसे तक उर्दू ब्लिट्स के मुदीर रहे हसन कमाल इनकलाब, रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा और एतमाद जैसे उर्दू के बड़े अखबारों में कॉलम्स भी लिखते रहे, जो उनके जिम्मेदार कलम की खास पहचान बने। सहाफत की तो उर्दू सहाफत के कई आला अवार्ड से नवाजे गए। शायरी की तो हासिल यही जैसे मजमुआ कलाम का तोहफा दिया। मुशायरों और अदब के हवाले से दुनिया भर ने सर आंखों पर बिठाया। और फिल्मों में गीत लिखे तो फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। ख्वाजा अहमद अब्बास और B.R. चोपड़ा जैसे दिग्गज फिल्मकारों के चहेते कलमकार हसन कमाल ने निकाह, आज की आवाज, एतबार और तवायफ जैसी कई शानदार फिल्में लिखीं। इन यादगार फिल्मों के जरिए हसन कमाल के कलम और गीतों का जादू आज भी सर चढ़कर बोलता है। हसन कमाल साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका बज़्म खास की इस खास महफिल एक मुलाकात में। बहुत शुक्रिया। बज़्म खास हिंदुस्तान में मौसीकी और अदब यानी संगीत और साहित्य की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं वेद गुप्ता साहब को भी ख़ास तौर से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके और इस काम का बेड़ा उठाया है। और आलोक, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कि तुम बहरहाल ये बहुत अहम काम अंजाम दे रहे हो। बहुत शुक्रिया। तो शुरुआत गुफ्तगू की आप ही के शेर के साथ। चले तो आए हैं हम ख्वाब से हकीकत तक, सफ़र तवील था अब तक थकान बाकी है। तो गालिबन आपसे गुफ्तगू के बाद ये थकान उतर जाएगी। शुरुआत आपके सफ़र जहाँ से आपका शुरू हुआ वहीं से, सहाफ़त, शायरी, फिल्मों में गीत और संवाद लेखन, और गालिबन 50 से ज़्यादा साल हो गए आपको मुंबई में। लखनऊ को आप कैसे याद करते हैं? लखनऊ, आपने बहुत सही फरमाया कि 50 साल से ज़्यादा हो गए मुझे। 55 से ज़्यादा, माफ़ी चाहता हूँ। 55 साल से जी। मुंबई में, और मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया। मुंबई आमतौर पर लोगों को बहुत कुछ देता है, लेकिन मैं इन 55 वर्षों में मुंबई में रहते हुए भी लखनऊ को अपने अंदर से निकाल नहीं पाया। मैं आपको एक बात बताऊं जी, कि मैं जिस इलाके में रहता हूं, आपने देखा होगा, काफ़ी पुरसुकून इलाका है। हाँ, ये कैसे पंछियों की आवाज़ें आती हैं सुबह सुबह। और हर संडे को सुबह के वक्त एक बांसुरी वाला बांसुरी बेचने के लिए निकलता है, पुरानी धुनें सुनाता हुआ, और अचानक मेरा सारा वजूद मुंबई से उठकर लखनऊ की गलियों में गुम हो जाता है। तो लखनऊ मेरे अंदर से निकल नहीं पाया। थोड़ी बहुत नाराज़गी भी है आपको, ज़बान व अदब जो आप छोड़कर आए थे लखनऊ 1965 में गालिबन, क्या लखनऊ वैसा है अब? नहीं, लखनऊ अब वैसा नहीं है। वैसा लखनऊ अब सिर्फ मेरी यादों में है। और वैसा लखनऊ सिर्फ इसलिए नहीं है कि अब मैं वहाँ नहीं हूँ, बल्कि बहुत आपको एक बात बताऊँ कि ये बहुत रेयर चीज़ है और बहुत कम ऐसा होता है। मैं नहीं समझता कि किसी और शहर में ऐसा हुआ हो
लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जब लखनऊ में था और जब मैं गोया कि मैंने अपनी शायराना ज़िंदगी और अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ किया था, उस वक्त लखनऊ में उर्दू की अदीबों और शायरों की 4 नस्लें एक साथ मौजूद थी। जो सबसे सीनियर नस्ल थी उसमें अली अब्बास हुसैनी, उसमें एहतिशाम हुसैन, उसमें सैयद सज्जाद ज़हीर, क्या क्या लोग और थे। बन्ने भाई। उसके बाद फ़ौरन उसके बाद दूसरी नस्ल थी जिसमें रामलाल, विशेष प्रदीप, उसमें मंजर सलीम। उसके बाद तीसरी नस्ल थी जिसमें इकबाल मजीद, रतन सिंह, अहमद जमाल पाशा और बहुत से नाम थे। और उसके बाद चौथी नस्ल थी जिसमें हम, वाली आसी और इस तरह के और बहुत से शायर और दीन, 4 नस्लें एक साथ जी रही थी और एक दूसरे से इंटरैक्ट भी कर रही थी। और यही हाल कुछ हिंदी में भी था। अच्छा, हिंदी में भी इला चंद्र जोशी थे, यशपाल थे, बड़े बड़े नाम थे ये। और उसके बाद की दूसरी नस्लें थी। तो ये माहौल, एक तो खैर अदब का माहौल यूँ भी अब काफ़ी कम हो गया है, लेकिन अदब का ये माहौल जो लखनऊ में था वो अब नहीं है, अब उसकी सिर्फ यादें हैं। क्या आपको वजह क्या लगती है इसकी? वजह बहुत सारी वजह हैं। पहले तो ये कि जो रूरल एरियाज़ थे वो अर्बन एरिया में तब्दील हुए और लोग जो थे वो लखनऊ की तरफ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से शिफ्ट हुए अपनी माशी ज़रूरतों की वजह से, जो बिल्कुल नेचुरल बात थी। लेकिन उसमें ये हुआ कि जो लखनऊ का जो अपनी तहज़ीब थी, लखनऊ का जो अपना कल्चर था, वो दब गया। ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, गलत हुआ या सही हुआ, इस पर बहस की जा सकती है। लेकिन जिनके दिलों में उस लखनऊ की यादें हैं जिसमें हम थे, वो जाहिर है कि उस लखनऊ को नहीं भूल पाएंगे और वो उसी लखनऊ और उसी लखनऊ की तहज़ीब पर आज तक जान देते हैं। चलिए, तो आप लखनऊ आपकी यादों में है, मैं भी आपको आपकी 7-8 बरस की उम्र में ले चलता हूँ। नाना का हुक्म कि नानी को उर्दू का अखबार पढ़ के सुनाना है, कौमी आवाज़। तो सहाफ़त से रिश्ता तो यूँ गालिबन शुरू हो गया। शायरी कब दिल में आया कि शायरी भी करनी चाहिए? शायरी तो लखनऊ की फ़ज़ाओं में बसी हुई थी। यानी कोई बेइंतहा बेहिस इंसान हो तो शायद उस पर असर न हो। हमारा ये था कि वैसे हमारे घर का कोई ऐसा अदबी माहौल नहीं था, लेकिन वैसे मैंने जैसे आपसे बताया कि शेर व शायरी तो हमारी नानी तक शेर पढ़ जी जी सुनाती थी। तो हम जिस स्कूल में थे वो एक ऑर्फेनेज कंट्रोल करता था, मुमताज़ दारुल यतामा, हम उसके स्टूडेंट थे। अब तो खैर वो डिग्री कॉलेज है, लेकिन हम समझते हैं हम उसके शायद 2-3 ओल्डेस्ट एलुमनीज़ में से एक हैं। तो वहाँ पर बैतबाजी का बड़ा रिवाज था। क्या कहने? मुझे बेइंतहा शेर याद थे, बचपन ही से कुछ रुझान था। अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों शेर तो याद थे। तो मैं बैतबाजी की टीम में चुन लिया करता था। तो बहरहाल वो बैतबाजी में मैं हिस्सा लेता था और मेरी टीम हमेशा जीत जाती थी, मेरी वजह से जीत जाती थी। और सबसे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स भी हमने जीते। तो शेरों को याद करते करते, शेरों को दोहराते दोहराते, शेर पढ़ते पढ़ते जहन में शेर के सांचे बनने लगे। तो मैं समझता हूँ कि 7वें या 8वें दर्जे का मैं स्टूडेंट था जब हमारे स्कूल में उस मुमताज़ दारुल यतामा में एक मुशायरा हुआ। अच्छा। मुशायरा तरही मुशायरा था। तरह दी गई थी, जो आदमी के न काम आए आदमी क्या है। वैसे तो मुशायरे में जिगर और जोश भी शरीक हो रहे थे, ओहो, लेकिन वो इस तरह से में नहीं थे। तरह का मुशायरा जो था वो लोकल शायरों के लिए था। तो मैंने कुछ शेर कहे और मैंने डरते डरते, जो हमें ट्यूशन पढ़ाने आते थे, मास्टर वाहिद हुसैन उर्फ मास्टर हुद्दू, तो मैंने उनको सुनाए। तो उन्होंने 2-1 लफ्ज़ एक आध जगह दुरुस्त किए। उसके बाद मैंने अपने स्कूल के हेडमास्टर शुजात अली संदीलवी, जो बाद में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए, उनको सुनाए डरते डरते।
वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा नहीं हमको मौका देंगे। तो वो पहला मुशायरा था जिसमें मैंने वो 3-4 शेर पढ़े। वो 3-4 शेर तो नहीं याद है, मगर एक शेर उसमें से ज़रूर याद रह गया। और वो शेर भी इसलिए याद रह गया कि जब मैंने वो पढ़ा तो मुझको उसके लिए उस मुशायरे में शायरों ने 10 रुपया और एक फाउंटेन पेन इनाम दिया। क्या बात है। शेर ये था, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मिसरे तरह थी जो आदमी के न काम आए आदमी क्या है। मेरा शेर ये था कि खुदा की याद तो हर खास व आम करता है। खुदा की याद तो हर खास व आम करता खुदा है। की याद तो हर खास व आम करता है, लगन न दिल की हो जिसमें वो बंदगी क्या है। क्या बात है, वाह। तो साहब बहुत शायरों ने अप्रिशिएट किया हमको, बहुत पीठ ठोकी गई। मैंने बताया 10 रुपये और वो फाउंटेन पेन मिला और हम ज़ाहिर है कि एक VIP बन गए अपने महल्ले में। तो इस तरीके से वो सफ़र का आगाज़ यूं ही हुआ, दूसरों के शेर पढ़ते पढ़ते, फिर दूसरों के अच्छे शेर पढ़ते पढ़ते, क्योंकि उस बैतबाजी में ये भी होता था कि सिर्फ ये नहीं कि आपने शेर पढ़ दिया, शेर कैसे पढ़ा, शेर क्या पढ़ा, शेर किस मेयार का पढ़ा, किस मेयार का इन पढ़ा। सब के नंबर होते थे जी। तो फिर अच्छे शेर पढ़ने की आदत हो गई। फिर ज़ाहिर है कि क्लासिकल शायरी तो थी ही, फिर उसके साथ उस ज़माने में तरक्की पसंद शायरी अपने उरूज पे थी। फैज़, सरदार जाफरी, साहिर, मजरूह, तो उनको सबको पढ़ने और सुनने का मौका मिला। और इस तरीके से ख़ुद हमने भी डरते डरते अपनी शायरी का आगाज़ किया। और यहाँ भी एक अजीब बात हुई जी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट में फंक्शंस होते थे, तो उर्दू डिपार्टमेंट में भी एक मुशायरा हुआ जिसमें मैंने गालिब की ज़मीन में गज़ल कही। क्या कहने, वाह। उसमें एक शेर ये था कि सैकड़ों की जाँ छूटी, सैकड़ों की जाँ छूटी, तेरी तेख तो टूटी। क्या बात है। सैकड़ों की जाँ छूटी, तेरी तेख तो टूटी, हमको सर का गम ही क्या, हमने खूबहा पाया। क्या बात है, ये वाह। गालिब की गज़ल, पूछते हैं सब हमसे दिल लुटा के क्या पाया। जी। इसका पहला मिसरा यही था, जी। पहला शेर, पूछते थे हैं सब हमसे दिल लुटा के क्या पाया, गम सा गौहर यकता तुम सा दिलरुबा पाया। क्या बात है। तो ये इस गज़ल से, और हमारे एहतिशाम हुसैन जो बहुत बड़े उर्दू के नक़ाद और क्रिटिक थे, उन्होंने इस शेर को बहुत पसंद किया। उस तरीके से हमें लगा कि अब हमें शायरी कर ही देना चाहिए। तो यूँ आगाज़ हुआ। शुरू। तो चलिए, आपकी पहली गज़ल की बात और किस्सा सुन लिया। आपकी मकबूल तरीन गज़लों में एक गज़ल मेरी बहुत पसंदीदा है। मेरी गुजारिश है कि वो आपसे सुनी जाए अब इस शो में, जिसका शेर मैं रास्ते भर जो है वो शेर गुनगुनाता हुआ आ रहा था। अब उसका पहले बैकग्राउंड मैं बता दूँ। ये गज़ल मैंने लिखी 1975 की इमरजेंसी में, और इमरजेंसी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट। ओहो। तो ज़माने में मैं ब्लिट्स में था, लखनऊ में मुशायरा हुआ था 12 में, और मुझे याद है कि यूनुस खान साहब वो उसको प्रोजाइड कर रहे थे। उस ज़माने में मैंने आपको नाम बताया, रतन सिंह साहब अफसाना निगार उर्दू के बहुत अच्छे, उस वक्त वो रेडियो स्टेशन में स्टेशन डायरेक्टर हो रहे थे, और वो वहाँ आए थे उस मुशायरे को गोया रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं चुपके से उनके पास गया और मैंने उनसे कहा, पापा जी मैं इमरजेंसी के ख़िलाफ़ गज़ल पढ़ रहे हैं, तुसी समझ लो। तो वो हंसे, कल को मैनू की पता तुसी की पढ़ रहे हो। तो मतलब, तो खैर हमने वहाँ वो गज़ल पढ़ी जो यूँ थी कि यकीन टूट चुका है, गुमान बाकी है। यकीन टूट चुका है, गुमान बाकी है, हमारे सर पे अभी आसमान बाकी है। उन्हें ये ज़ोम कि फरियाद का चलन न रहा। अब ये बिल्कुल क्या बात है, संसर जो उससे पो रही थी। उन्हें ये ज़ोम कि फरियाद का चलन न रहा, हमें यकीन के मुंह में ज़बान बाकी है। और हर एक समत से पथराव है मगर अब तक, हर एक समत से पथराव है मगर अब तक, लहू लहान परिंदे में
जान बाकी है। चले तो आए हैं हम ख्वाब से हकीकत तक, आए हाय हाय, क्या शेर चले है। तो आए हैं हम ख्वाब से हकीकत तक, सफ़र तवील था अब तक थकान बाकी है। वाह वो फसाना शहर की तामीर का सुनाने को, वाह, फसाना शहर की तामीर का सुनाने को, गली के मोड़ पे टूटा मकान बाकी है। बाकी है। वाह, मिला न जो हमें कातिल की आस्ती पे हसन, मिला न जो, मिला न जो हमें कातिल की आस्ती पे हसन, उसी लहू का ज़मीं पर निशान बाकी है। क्या कहने, क्या कहने। तो ये थी गज़ल। वो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 14 जून 1965, जी, सहाफ़ी की हैसियत से ब्लिट्स में नौकरी करने, और नौकरी भी ऐसी जो आप लखनऊ से मुंबई साथ लेकर आए थे, और आते ही 6 महीने में ख़ुद को साबित करना पड़ा। वो किस्सा क्या था? पहले वो मैं मुंबई में आने की वजह बता दूँ। उस वक्त वो मुंबई था। हाँ, उस वक्त मुंबई था। ये था कि मैंने ग्रेजुएशन किया, जी, उसके बाद मैंने 1 साल अपने वालिदैन की ज़िद पर LLB किया। मेरा दिल नहीं लगा। मैं आर्कियोलॉजी में MA करना चाहता था, तो मैंने 1 साल MA में दाखिला लिया, लेकिन फिर मेरे कुछ हालात ऐसे हुए कि मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ी। उसी ज़माने में एक टेस्ट हुआ यूपी में, यूपी गवर्नमेंट रोडवेज़ का, तो मैं उसमें बैठा, इत्तेफाक से मैं सेलेक्ट हो गया और मुझे यूपी गवर्नमेंट रोडवेज़ की एक छोटी मोटी अफसरी मिल गई। चूँकि मैं अपने स्टूडेंट एज में भी अखबारों में काम कर चुका था, मेरी सोहबतें जो थी तमाम वो जर्नलिस्टों से और शायरों से और अदीबों से थी, तो वो नौकरी मुझे रास नहीं आई। उसी ज़माने में मुझे एक नाकाम मोहब्बत का तजुर्बा हुआ, जैसा कि आमतौर पर होता है। बहुत मासूम मोहब्बत थी जिस पर गुनाह का कोई साया नहीं था, लेकिन वो मोहब्बत नाकाम हो गई। उसकी वजह से मेरा दिल उचाट हो गया बिल्कुल, लखनऊ से। और इत्तेफाक से उसी ज़माने में लखनऊ में उस वक्त ब्लिट्स ब्यूरो थे बिशन कपूर साहब। वो मुझे मेरे बड़े भाई थे, बहुत शफीक, और मेरे मुंबई आने में उनका भी था। उन्होंने जब मेरा नाम यहाँ पहुँचाया गया तो उन्होंने भी मेरी सिफारिश की। उस वक्त जो उर्दू ब्लिट्स के एडिटर थे अनवर अजीम साहब, उनसे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया। मेरा चूँकि एक्सपीरियंस था थोड़ा सहाफ़त का, वो सब उन्हें मालूम हुआ और मैं मुंबई आ गया। उर्दू ब्लिट्स जो है वो बहुत ही दिगरगुम हालत में था। हिंदी ब्लिट्स के एडिटर मुनीश नारायण सक्सेना साहब थे, जो बहुत अच्छी उर्दू भी जानते थे। उन्होंने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये नोटिस मिल गया कि अगला शुमारा उर्दू ब्लिट्स का आखिरी शुमारा हो। अच्छा, तो मेरे होश उड़ गए। पीछे तो कुछ था ही नहीं जाने के लिए, कहाँ जाते, आगे समंदर था। तो हमारे उस वक्त ब्लिट्स के जो एक लीगल कंसल्टेंट थे लालजी भाई जवेरी, बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने और मुनीश नारायण सक्सेना ने, उन सब ने कहा कि भाई ये जो नुकसान बताए गए हैं इतने नुकसान नहीं है, जितनी कमाई होती है वो सारी दिखाई नहीं गई, जाके करंजिया साहब से मिलो। तो खैर मैं शाम के वक्त करंजिया साहब के घर गया हिम्मत करके। तो वो ज़ाहिर देखते ही भड़क गए कि मैंने तो पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला के कहने की वजह से उर्दू ब्लिट्स शुरू किया था, और उन्होंने कहा था कि ये ब्लिट्स जो है वो उर्दू में भी होना चाहिए, और तुम लोग उसे नालायक तुम लोग हो निकले, तुम लोग संभाल नहीं पाए। तो मैंने उनसे कहा कि बहुत डरते डरते कि सर ऐसा है कि हमारा अखबार जिन एरियाज़ में पढ़ा जाता है और जिन लोगों में पढ़ा जाता है, हम उनको उनकी खबरें नहीं दे पा रहे हैं। हमारा अखबार जो है उर्दू ब्लिट्स, वो अंग्रेज़ी ब्लिट्स का तर्जुमा, अब वो तो अंग्रेज़ी और गुजराती के अलावा कुछ जानती नहीं थे। हमने अपनी उस वक्त की टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बताया कि हमारे उर्दू ब्लिट्स को लोग अंग्रेज़ी ब्लिट्स का तर्जुमा समझते हैं। तो और ये है कि हम जितना नुकसान बताया जा रहा है उतना नुकसान नहीं हुआ है। तो वो समझ गए कि ये मामला कुछ लंबा खिंचने वाला है। चुनांचे वो 2 मिनट तो बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने कहा
ठीक है, जाओ वो बॉक्स निकाल देना, लास्ट इश्यू वाला, मैं 6 महीने देता हूँ। ओह। 13,500 है सर्कुलेशन। मुझे बताया गया है, मैनेजमेंट ने बताया है मुझे कि अगर सर्कुलेशन 20,000 हो जाए तो ये ब्रेक इवन हो जाएगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो 6 महीने में 20,000 कर लो, तब तो मैं एक बार जारी रखूँगा, नहीं तो फिर मेरे पास मत आना। खैर मैं आया लौट के, सबको बताया, सबकी जान में जान आई। फिर मुझे बहुत मदद की बिशन कपूर साहब ने। भोपाल में जो हमारे करस्पॉन्डेंट थे, डॉक्टर मनोज माथुर, आज भी हैं डॉक्टर मनोज माथुर ने। फिर पंजाब में हमने अपना करस्पॉन्डेंट रखा, जयचंद कीर्ति। सबसे ज़्यादा मदद हमारी की दीवान बीरेंद्रनाथ ने। दीवान बीरेंद्रनाथ उर्दू के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, पाकिस्तान से, कराची, लाहौर से आए थे। वो ज़फ़र पयामी के नाम से लिखते थे। अच्छा। और कुलदीप नैयर और वो 7 के लोग, सब 7 के लोग। वैसे तो उर्दू में जो प्रोग्रेसिव लोग थे वो तो पढ़ते थे, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, मौलवी वगैरह, वो तो ब्लिट्स को कम्युनिस्ट पेपर समझते। ओहो। तो जब ये शुरू हुआ तो रफ्ता 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 उनका ध्यान गया इसकी तरफ। और उसके बाद फिर वो 1971 की वॉर हुई, उसके बाद एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स की सबमिट हुई एक। तो उस वक्त मैंने एक इशू निकाला उर्दू ब्लिट्स का, हिंद पाक बांग्लादेश दोस्ती नंबर। अच्छा, हाँ, नंबर्स भी आपने बहुत जी। निकाले। क्रिकेट पर आपने उर्दू का जी हाँ जी। पहला नंबर निकाला। वो नंबर जब मैं निकाला तो जी। मुझे ये हुआ कि इसमें कौन लिखेगा। तो मैं खुशवंत सिंह के साथ पास पहुंचा। खुशवंत साहब से मेरी मुलाकात थी और मैंने उनसे कहा कि सर ऐसा ऐसा है और मैं ये निकाल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ एक मजमून आप मुझे दे दें। उन्होंने कहा मैं फ्री नहीं दूंगा, मैं फ्री नहीं लिखता हूँ। तो मैंने कहा सर ये अंग्रेज़ी ब्लिट्स नहीं है, ये उर्दू ब्लिट्स है, तो मैं आपकी खिदमत में सिर्फ 100 रुपये नजराना पेश कर सकता हूँ। कल हाँ ठीक है। उसके बाद जब 1973 में पाकिस्तान की टीम यहाँ आई तो मैंने क्रिकेट नंबर लगाया। मैं समझता हूँ कि उर्दू अखबारों मैगजीन में शायद पहला तजुर्बा था वो गेम्स के ऊपर कोई जी। और मुझे सबसे ज़्यादा उसमें मदद किसने की थी? मुझे सबसे ज़्यादा उसमें मदद की नवाब मंसूर अली खां पटौदी। अच्छा। वो उस वक्त एक अंग्रेज़ी में एक निकल रहा था स्पोर्ट्स मैगजीन बम्बई से, उसके एडिटर थे। तो इस तरीके से वो नंबर निकला, क्रिकेट नंबर। वो बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ। पहला ये बात बताऊँ कि उन्हें करंजी साहब ने मुझे 6 महीने का टाइम दिया था, मैंने बताया था 13,500 था। तो जब ये सब मैंने किया तो 6 महीने के बाद मैं गया उनके पास और मैंने बताया कि उर्दू ब्लिट्स की सर्कुलेशन 27,000 हो गई। क्या कहने, जस्ट डबल। किसी कॉपी पर आपने उनसे साइन भी लिए थे? इमरजेंसी जब ख़त्म हुई जी। हमने शुरू किया सब कुछ। और सर्कुलेशन जो था वो एक दिन मैं करंजी साहब के कैबिन में पहुंचा एक कॉपी लेकर ब्लिट्स की, और मैंने कहा कि इस कॉपी पर साइन कर दीजिए। करिए क्यों? मैंने बताया कि ये उर्दू ब्लिट्स की 1,00,000वीं कॉपी। क्या कहने, वाह। तो वो मेरा हाथ पकड़ के बाहर आए हॉल में जहाँ दूसरे थे, और मेरा हाथ उठाकर उनसे कहा दिस बॉय डिड इट। वाह। तो बहुत खुश हुए, मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई। जो भी आपका सहाफ़त से मुताल्लिक़ जितनी भी राइटिंग रही वो मुआशरे को बेदार करने के नज़रिए से रही। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब उस तरह की बेदारी सहाफ़ियों में पहले से ज़्यादा ज़रूरी है? जी हाँ, ऐसा है आलोक कि हिंदुस्तान में जर्नलिज्म का जो आगाज़ हुआ था वो आगाज़ हुआ ही था हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के पस मंज़र में। यकीनन। तो जर्नलिज्म हिंदुस्तान में प्रोफेशन बाद में बनी, मिशन पहले बना। और इत्तेफाक से कि हम लोगों भी जब हमने शुरू की सहाफ़त उस वक्त तक भी वो मिशन था। यानी हर कोई अखबार में इसलिए काम करने नहीं आता है था कि उसे तनख्वाह मिलेगी, बल्कि एक पैशन भी होता था। एक मिशन और एक पैशन, एक प्रोफेशन से ज़्यादा पैशन होता था। और ये होता था कि हम अपनी समाज के लिए कुछ कर रहे हैं।
और जाहिर है कि हमारी तो तरबियत उसी के साए में हुई और आखिर वक्त तक और आज तक हमारे साथ वही जर्नलिज्म का मतलब वही रहा। लेकिन बाद में जाहिर है कि कमर्शियलिज्म भी आ गई उसमें, जो आनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है कि नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन आमतौर पर दोनों में एक बैलेंस देखा जाता है आमतौर पर, या कम से कम डिमांड होती है लोगों की। वो बैलेंस अब बिगड़ चुका है। है अफसोस की बात, मगर बहरहाल हकीकत है, हम इनकार नहीं कर सकते। कमर्शियलिज्म जो है वो जर्नलिज्म के ऊपर गालिब आ गई और मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ ये पूरे मुआशरे के लिए, ये पूरी नेशन के लिए, ये पूरी नस्ल के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि जर्नलिज्म जो है वो प्योरली कमर्शियलिज्म में बदल जाए। बहरहाल जर्नलिज्म का ताल्लुक जो है वो माशरे को सही इंफॉर्मेशन और दुनिया की बातों की सही खबर अंदाजी करना होता है। इत्तेफाक से जो नहीं हो, अब नहीं हो रहा है। सहाफ़त से आपकी फ़िल्मों के सफ़र की तरफ चलूं, उससे पहले आपसे कुछ सुनना चाहूँगा जो आपको पसंद। गज़ल उर्दू की है, रंग हिंदी का है। हाँ, बावरे जी। कल ख्वाब में देखा सखी मैंने पिया का गाँव रे। क्या कहने, वाह। कल ख्वाब में देखा सखी मैंने पिया का गाँव रे, कांटा वहाँ का फूल था और धूप जैसे छाँव रे। कल ख्वाब में देखा सखी मैंने पिया का गाँव रे, कांटा वहाँ का फूल था और धूप जैसे छाँव रे। जो देखना चाहे उन्हें आकर मुझी को देख ले। क्या कहने, वाह। उनका मेरा एक रूप रे, उनका मेरा एक नाव रे। वाह। है साथ यूं दिन रात का, कंगना से जैसे हाथ का। अरे क्या कहने, वाह। है साथ यूं दिन रात का, कंगना से जैसे हाथ का, और दिल ध्यान में उलझा है यूं, पायल में जैसे पाँव रे। और मेहंदी में लाली जिस तरह, कानों में बाली जिस तरह। वाह। मेहंदी में लाली जिस तरह, कानों में बाली जिस तरह, जब यूं मिले तो क्या चले दुनिया का हम पे दाव रे। सबसे सरल भाषा वही, सबसे मधुर बोली वही। सबसे सरल भाषा वही, सबसे मधुर बोली वही। बोले जो नैना बावरे, समझें जो सैया सांवरे। क्या बात है, वाह। हम कब मिले, कैसे मिले, कोई न जाने भेदिए। हम कब मिले, कैसे मिले, कोई न जाने भेदिए। थोड़ा बहुत जाने हसन, लेकिन वो ठहरे बावरे। सबसे सरल भाषा वही, सबसे मधुर बोली वही। बोले जो नैना बावरे, समझे जो सैया सांवरे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन सर, जब आप फिल्मों में आए तो अदबी गीतों का माहौल था। लिखने वाले भी साहिर, मजरू साहब, कैफी आज़मी साहब जैसे गीतकार थे जो फिल्म और इल्म दोनों में बराबर का एक अपना मकाम रखते थे। वहाँ हसन कमाल बतौर गीतकार जब पहुँचे तो क्या मुश्किलात आईं, क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? फिल्म और अदब में बहुत दूरी नहीं थी, यकीनन। फिल्मी गीतों और अदबी शायरी में भी बहुत दूरी नहीं थी। इसीलिए आप देख रहे हैं, उर्दू हो चाहे हिंदी हो, उसमें जितने लोग गीत लिख रहे थे वो उन सब की एक अदबी हैसियत थी और उनकी किताबें आई उनमें भी वो गीत शामिल। आप चाहे वो साहिर हो, चाहे वो मजरू हो, चाहे वो राजेंद्र कृष्ण हो, इन सबसे पहले जी राजेंद्र कृष्ण, शैलेंद्र हो, भरत व्यास हो, प्रदीप हो जी, इन सब का अदब से ताल्लुक था। तो हम तो इन्हीं गीतों को सुन कर गोया हमें गीत लिखने का शौक़ हुआ था, तो हमने तो इन्हीं के साए में गीत लिखना शुरू किया। हमें जब कभी कोई सिचुएशन दी जाती थी तो हमारे दिमाग में पहली बात ये होती थी कि अगर ये धुन या ये सिचुएशन शैलेंद्र को दी जाती तो वो क्या लिखते।
अगर ये साहिर को मिली होती तो वो क्या लिखता, अगर ये राजेंद्र कृष्ण को मिली तो उनकी चीज़ें हमें याद आने लगती थी। क्या तो बात है। हमारे दिमाग में अपने आप एक सांचा बन जाता था। जी। हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं कि हमारे गीतों पर इन तमाम शायरों की गीतकारी की परछाई है, और मैं तो इसे अपना सरमाया समझता हूँ। क्या बात है, वाह। कि मैं ये नहीं कि मैं कोई बिल्कुल अलग इन सबसे हूँ, कुछ नहीं, मैं तो इनके साये में मेरी गीतकारी पली बढ़ी है। तो मुझे फ़ख्र इस बात पर, इसीलिए मैंने कोशिश यही की कि वो मेयार जहाँ तक मुमकिन हो कायम रहे। कितना रह पाया कितना नहीं रह पाया ये तो सुनने वाले और नहीं, लेकिन जाने। आपका जो तरीक़ा था और जो आपकी जो राइटिंग थी, इसकी वजह भी यही बना होगा शायद कि ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे फ़िल्म मेकर ने साहिर की जगह आपको रिप्लेस किया था, या उनकी मसरूफ़ियत के बाद जो दूसरा नाम याद आया वो हसन कमाल साहब का आया था। वो क्या किस्सा कहानी वो था? किस्सा कहना ये थी कि वो फिल्म बन रही थी बम्बई रात की बाहों में, जी। और अब्बास साहब कहते थे कि साहिर साहब उसके गीत लिखे, लेकिन साहिर कुछ बहुत बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, और साहिर आमतौर पर ये करते थे कि वो एक फ़िल्म के गीत लिखते हो तो फिर दूसरी फ़िल्म नहीं लेते थे, और अब्बास साहब का सेट लगा हुआ था, उन्हें जल्दी थी। तो उसमें वो मेरे जो एडिटर थे अनवर अज़ीम साहब, वो बहुत करीब थे ख्वाजा अहमद अब्बास से। ख्वाजा अहमद अब्बास से मेरी तो थी ना जान पहचान, तारुफ। मैं उनके यहाँ वो लास्ट पेज उनका लेने कभी कभी मैं ख़ुद उनके घर जाता था, वो आते थे ऑफिस में। तो अनवर अज़ीम साहब से उन्होंने अपनी इन परेशानियों का जिक्र किया। तो उस ज़माने तक मुंबई में हम बहरहाल एक शायर की हैसियत से मान लिए गए थे। तो अनवर अज़ीम साहब ने मेरा जिक्र किया, और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बुलाओ। तो मैं गया, तो मुझे सिचुएशन बताई गई, और मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ बिठाया गया, और मैंने फिर वो गीत लिखा जो टाइटल गीत सबसे पहले लिखवाया गया था बम्बई रात की बाहों में। जी। तो वो उनको पसंद आया, फिर उन्होंने 2-3 गीत और लिखवाए। लेकिन ख्वाजा साहब म्यूज़िक के वैसे वो बहुत ख़िलाफ़ थे। जी, उनकी फ़िल्मों में म्यूज़िक तो होता ही नहीं था, बहुत होता ही लीस्ट। नहीं था, बैकग्राउंड म्यूज़िक बड़ा मुश्किल होता था। जी। वो हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे कौशिक साहब, वो कहते थे अरे हसन कमाल ये तो औरंगज़ेब है। म्यूज़िक के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। वाकई होता ही भी था कि म्यूज़िक जो गाने रिकॉर्ड हुए उसमें कहीं म्यूजिशियन नहीं थे, मेज़ के ऊपर तबला बजाया जाता था, इस तरीके से उन गानों की रिकॉर्डिंग होती थी। जी। तो बहरहाल वो, लेकिन उससे ये हुआ कि हमारी फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ हो गया और हम फिल्मी शायर कहे जाने लगे। लेकिन उसके बाद हम ब्लिट्स में, जैसा मैंने बताया, वो 13,500 से 1 लाख तक ले जाने उसमें इतना मशगूल हुए कि दुनिया का होश नहीं रहा कुछ। एक किस्सा फिल्म इंडस्ट्री में और मशहूर है, ये क्या किस्सा था? निकाह तक पहुंचने का भी किस्सा बहुत दिलचस्प। कि बी आर चोपड़ा साहब से मेरी कोई वैसे जान पहचान नहीं थी, एक आध बात मुलाकात तो ज़रूर ही थी। उस ज़माने में एक फिल्म बन रही थी चंद्रगुप्त चाणक्य। अच्छा। दिलीप साहब उसमें चंद्रगुप्त का रोल अदा कर रहे थे। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ये लोग उसमें बड़ी भारी थी, और मल्टी स्टारर, और किशोर शर्मा उसके प्रोड्यूसर हुआ करते। तो मैं उन्हीं के घर में रहता था। वो मेरे घर के पीछे ही उनका घर आज भी है, वो नहीं है। तो मैं उनके घर ही में रहता था, और स्क्रिप्ट पे काम चल रहा था। और स्क्रिप्ट में चोपड़ा साहब आते थे और नौशाद साहब आते थे, और तो उसमें कहीं एक रोमांटिक सीन का वो हुआ। तो उस ज़माने में मैं अपने शौक़ के लिए गुलशन नंदा साहब के साथ काम करता था। अच्छा। अपने फालतू वक्त में, और मैं कौशल भारती दो था जिनके साथ में काम करता था सीखने के लिए कि ये क्या होता है। तो वो रोमांटिक सीन की बात आई, तो मुझसे कहा चोपड़ा शर्मा सिंह ने कि यार तुम लिखो, ये तुम तो काम करते हो, देखो। तो वो बन नहीं हो पा रहा था किसी तरीके से भी। तो मैंने वो सीन लिखा, रोमांटिक सीन। इत्तेफाक से वो पसंद आ गया। उसी ज़माने में साहिल जानवी का इंतकाल हो गया था, और चोपड़ा साहब बहुत परेशान थे कि क्या कैसे करें। मैं तब एक सिलसिला में एक गाना लिख चुका था।
अच्छा। अगर आपको ख्याल हो तो वो गाना सर से सर के सर की सर के चुनरिया। ये मैंने लिखा हुआ था। तो चोपड़ा साहब ने नौशाद साहब से जिक्र किया, नौशाद साहब म्यूज़िक दे रहे थे उस फिल्म की। तो नौशाद साहब ने मुझे कहा कि भाई हसन कमाल है और वो मेरी बहुत तारीफ़ की, आप आजमाइए उन्हें, देखिए। तो मैं पहुँचाया उनके पास, चोपड़ा साहब के पास, और उन्होंने मेरा रवि साहब से मुलाकात कराई, गाने की सिचुएशन बताई, और गाने की सिचुएशन के बताने के बाद मुझसे कहा गया कि मैं गीत लिखूं। और मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी। मैं जानता था कि मैं कहाँ गीत लिख रहा हूँ। यहाँ पर साहिल लुधियानवी गीत लिखते थे, वो गीत जो लाफानी गीत है, लासानी गीत है, वो जिन गीतों का मैं मद्दाह था, तो क्या हो, मेरा हश्र क्या होगा अगर ज़रा से कुछ चूक हो गई कि क्या हो गया। ये निकाह की बात, ये निकाह की बात। तो मुझे उन्होंने एक धुन दी, और धुन का मुझे मीटर मैंने पकड़ लिया उसका। तो मीटर जब मैंने पकड़ा तो मुझे अचानक मेरे जहन में फ़ानी बदायूनी की एक गज़ल आ गई। ओहो। वो उसके मीटर पे बिल्कुल फिट हो रही थी। और फ़ानी बदायूनी की गज़ल का मतला था कि दास्तां एक कह भी ली, दास्तां एक सुन भी ली, एक कह गए। वाह। दास्तां एक सुन भी ली, एक कह गए, मैं जो रोया मुस्कुरा कर रह गए। क्या कहना। तो मैंने ये ज़मीन पकड़ ली। तो इस ज़मीन पर मैंने दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा हो गए। लेकिन उसमें दौरान में एक शेर अचानक आ गया। अच्छा। अचानक एक शेर आ गया, हालांकि वो कहानी पे फिट होता था, क्योंकि उस ज़माने में सिचुएशन और कहानी बताई जाती थी। और तो हमको ख्याल रखना पड़ता था कि गाने में गाना कहानी को बढ़ाए, रोके नहीं, वो स्क्रिप्ट का पार्ट लगे। जी। तो एक शेर आ गया, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हाय हाय, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए। तो फिर ये बड़ी, फिर दूसरी जो सिचुएशन थी उसमें डुएट था, वो राज बब्बर का और जी सलमा का, और उसकी धुन भी दी, उसकी भी अच्छा इत्तेफाक से धुन दी थी। लेकिन रवि साहब वगैरह जब धुनें देती थी तो क्योंकि उन्होंने हमेशा शायरों के साथ काम किया था। खुद रवि साहब जो थे अच्छे खासे मिसरे, उनके गीतों से बहर बोलने लगती थी, तो उनको शायरी का एहसास होता। तो वो धुनें भी अगर देना हो, या तो कहते थे कि आप लिख के लाइए, या अगर वो धुनें देते भी थे तो वो धुनें शायरी की बहरों में होती थी, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी। तो उन्होंने ये धुन दी जिसमें जो डुएट था कि दिल की आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। तो उसमें जब मैंने, वो तो हो गया, लड़की का जब अंतरा लिखा कि देखें हमें नसीब से अब अपने क्या मिले, अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। फिर उसमें जो सलमा का अंतरा था कि हमने उदासियों में गुजारी है ज़िंदगी, हमने उदासियों में गुजारी है ज़िंदगी, लगता है डर फरेब वफा से कभी कभी ऐसा न हो कि ज़ख्म कोई फिर नया मिले। बस चोपड़ा साहब ने मेरे हाथ से तो छीन लिया, मतलब ये कि अप्रूव हो गया। तो ये फिर वो मुझे याद है जब निकाह रिलीज़ हुई थी जी, तो बहुत गलत दिन पे रिलीज़ हुई थी, वो बकरीद के दिन रिलीज़ हुई थी। अब आपको एक बात बताएं, हिंदुस्तान बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में लोग जानते हैं कि रिलीज़ के 2 दिन बहुत अच्छे होते हैं जी, एक दिवाली और एक ईद जी, और एक दिन बहुत ख़राब होता है बकरीद। अच्छा, क्योंकि जब सिंगल स्क्रीन सिनेमास थे उस वक्त तो सबसे बड़ा ऑडियंस मुसलमान ही होते थे। और ये निकाह तो ज़ाहिर फिल्म भी। हाँ। और बकरीद के दिन 3 दिन तो मुसलमान बकरे में लगा रहता है तो वो सिनेमा जाता नहीं है। ईद में तो वो नमाज पढ़ते ही सीधा सिनेमा को हॉल जाता है, लेकिन बकरीद में 3 दिन बकरे, चुनांचे ये फिल्म रिलीज़ हुई और 3 दिन ढीली गई, इतनी ढीली गई कि चोपड़ा साहब परेशान हो गए।
बल्कि न्यू टॉकीज़ में भी वो फिल्म रिलीज़ हुई थी। न्यू टॉकीज़ वाला तो आके ये कहने लगा कि सर वो गाना जो है दिल के अरमा आंसुओं में बह गए वो निकाल दीजिए। ओहो। तो चोपड़ा साहब भी नर्वस हो गए, मैं भी नर्वस हो गए, लेकिन बहुत से लोग ये कहते थे कि रुक जाओ, ये फिल्म उठेगी। अच्छा। और वाकई बकरीद ख़त्म होते ही मंगल से जो फिल्म उठी तो एकदम से शुरू हुआ। तो चोपड़ा साहब ने मुझे कहा कि हसन तुम खुद जाओ देखो नॉवेल्टी में क्या हाल है। तो खैर मैं उनके एक असिस्टेंट को लेके वो नॉवेल्टी सिनेमा पहुंचा। तो वो बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ था। वाह। खैर अंदर गए, उन्होंने बताया तो हमको उन्होंने हॉल में अलाउ कर दिया। इत्तेफाक से जब हम दाखिल हुए तो ये गाना शुरू होने वाला था, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। तो उसके बाद जैसे ही ये आया सलवा का अंतरा, हमने उदासियों में गुजारी है ज़िंदगी, लगता है डर फरेबे वफा से कभी कभी, ऐसा न हो कि ज़ख्म कोई फिर नया मिले। और हॉल में जो सिक्के उछले स्क्रीन की तरफ, तो यकीन करो आलोक, मैं बिल्कुल नर्वस हो गया और मेरी आँख में आंसू हो गए, मेरे को समझ में आया। और मैंने जो असिस्टेंट थे चोपड़ा साहब के, सिब्बल बल का सिब्बल, चलो यहाँ मुझसे हमें नहीं करा। मैं आया लौट के, उन्हें चोपड़ा साहब से बताया कि साहब ऐसा है और बहुत अच्छा रिस्पांस है और फिल्म बहुत अच्छी चलेगी और बहुत अच्छी चलेगी। फिल्म ने डायमंड जुबली भी की कई जगह, और तो फिर तो सब हिस्ट्री है। आपकी गुफ्तगू में अभी एक बात आई थी हसन साहब, आपने कहा कि अक्सर डायरेक्टर और म्यूज़िक डायरेक्टर शायर से या गीतकार से ये कह देते थे कि इस सिचुएशन पर लिख कर लाइए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उस वक्त एक आज़ादी थी गीत लिखने की शायर के पास, गीतकार के पास, जो अब आज नहीं है? इसी वजह से जो हमारे अमर अजर गीत हैं उनका दौर अब ख़त्म हो गया, सदाबहार गीतों का तो खैर अब नामो निशान ही मिट गया। क्या आप मानते हैं ये एनालिसिस सही है? बिल्कुल सही है। उसकी वजह दो हैं। एक उसकी वजह तो ये है कि जो पहले गीत जो थे, मैंने आपसे पहले ही बताया, वो कहानी का हिस्सा होते थे। कहानी आगे बढ़ती थी। हमको ये मालूम होता है कि इस गीत में हमें इस हीरो या हीरोइन की किस कैफियत को, किन जज्बात को हमें अल्फाज में बदलना है। तो हम उन जज्बात और उन बातों को अपने ऊपर तारी करके लिखते थे। तो कि अगर हम होते यहाँ तो हम क्या करते? क्या बात। तो वो कहानी का हिस्सा होते थे। अब फिल्म कहानी का हिस्सा नहीं है। फिल्म गानी जो है वो आइटम है। अगर आप एक फिल्म का एक गाना किसी दूसरी फिल्म में लगा दें तो लोगों को बिल्कुल कोई हैरानी नहीं होगी कि ये इस फिल्म का गाना नहीं है। और दूसरे, वो कहानी का हिस्सा नहीं होते थे। तीसरी सबसे बड़ी बात, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं आलोक, बहुत मुमकिन है बहुत से लोग इससे इख्तिलाफ करें, मगर मेरा ये एतक़ाद ईमान है। देखिए अंग्रेज़ी हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेज़ी जो है वो इंटरनेशनल ज़बान, इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेज़ी सबसे बड़ी बात ये है कंप्यूटर की ज़बान। अंग्रेज़ी हमारी ज़बान है, हम बच्चों को सीखना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे अर्बन मिडिल क्लास ने हर जगह, अब तो खैर रूरल एरियाज़ में भी, हमारे अर्बन मिडिल क्लास ने बच्चों को अंग्रेज़ी उनकी मदर टंग की कॉस्ट पे पढ़ाई। ओह। उनके मुंह से उनकी मादरी ज़बान छीन ली गई और अंग्रेज़ी रख दी। तो ठीक है, अब उनको आती है अपनी मादरी ज़बान। बॉम्बे में तो चाहे जो भी उनको तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी कुछ भी हो, उनको अपनी मादरी ज़बान बस उतनी ही आती है जितनी नौकरों और फेरी वालों से बात करने के काम आए। उसकी वोकैबुलरी बहुत शॉर्ट हो गई और वो उसी लफ्ज़ नहीं बचे, वो उसी के अंदर वो सब कुछ चाहते हैं, डायलॉग भी और गाने भी। और शायरी, अच्छी शायरी तो अच्छे लफ्ज़ों ही से हो सकती है भाई, जाहिर सी बात है। तो अभी जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स का भी जो लॉट है, लिरिसिस्ट का भी जो लॉट है, डायरेक्टर्स का भी जो लॉट, लिरिसिस्ट का तो खैर उतना नहीं, लेकिन डायरेक्टर्स का जो लॉट, एक्टर्स का जो लॉट है, वो सब के सब अंग्रेज़ी स्कूलों से पढ़ के आए। वो हिंदी भी रोमन में पढ़ते हैं। हिंदी और उर्दू का पूरा एथॉस नहीं मालूम जी, वो उससे वाकिफ़ नहीं है। तो इसलिए वो जो कुछ चाहते हैं वो उसी के अंदर चाहते हैं। उसके अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो अच्छे गीत और अच्छी शायरी
जैसा कि अब तो इंग्लिश में डायलॉग लिखे। तो मैं आपको और बताऊँ, बहुत दिलचस्प बात, मैंने 3 दौर देखे हैं फिल्म इंडस्ट्री के। मैंने पहला दौर वो देखा कि जब फिल्मों के हीरोज़ ख़ास तौर पर, चाहे उनका मज़हब कुछ भी हो, चाहे वो जिस एरिया और जिस स्टेट से भी आए हों, वो अपने डायलॉग उर्दू में लिखे हुए मांगते थे। जी। कुछ तो ऐसे थे जो उर्दू के अलावा कोई और ज़बान जानते ही नहीं थे, जैसे राजेंद्र कुमार, जैसे राजकुमार, धर्मेंद्र, जैसे मनोज कुमार। कोई और ज़बान जानते ही नहीं थे उर्दू के अलावा, तो वो उर्दू में अपने डायलॉग मांगते थे। फिर मैंने वो दौर देखा कि जब सारे एक्टर, चाहे उनका मजहब और धर्म कुछ भी हो और चाहे वो जिस एरिया से भी आए, वो अपने डायलॉग हिंदी में लिखे हुए मांगते थे। मैं अकबर द ग्रेट सीरियल निकला था और एक्टर्स को हिंदी में डायलॉग लिख के देना पड़ते थे। जी। तीसरा दौर देखा जब मैं विष्णु पुराण, जिसके मैंने 173 एपिसोड लिखे, और जो सैटेलाइट चैनल पर चलने वाला पहला धार्मिक सीरियल था जो मकबूल हुआ था, हिट हुआ था, मैं उसके डायलॉग लिख रहा था। और मुझसे बास एक्टर और एक्ट्रेसेस कहती थी, कमाल साहब हमें रोमन में लिख दीजिए। और आज मैं दावे से कहता हूँ, जो फिल्म शूटिंग होती है, जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, वो अपने डायलॉग रोमन ही में लिखते हैं। रोमन में तो जाहिर है खुदाई की खुदाई हो जाती है। जी 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 जी। तो इसलिए ये एक और बात मुझे आपसे बात करते करते ध्यान में आ रही है, क्या इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है हसन कमाल साहब हमारी फिल्मों पर, ख़ासतौर से हिंदुस्तानी फिल्मों पर, कि अब हमारी फिल्में मेकर्स के हाथ से निकल के मार्केटिंग के हाथ में चली गई हैं? बिल्कुल, ये कारपोरेट्स के हाथ में चली गई है, और वो समझते हैं कि फिल्म का बनाना और साबुन का बनाना एक ही चीज़ होती है। और साबुन भी मार्केटिंग से बिकता है और फिल्म भी मार्केटिंग से बिकता है। कुछ ज़माना वो ऐसा हुआ भी, वो ज़माना ख़त्म हो। अब डायलॉग भी सुनाई नहीं देते वैसे, नहीं, कि एक डायलॉग पर अपने क्लैप ट्रैप डायलॉग साहब जी, कि जब वो आते थे शोले के डायलॉग, मुग़ल आज़म के डायलॉग, जी, क्लैप ट्रैप डायलॉग, पाकीज़ा के डायलॉग। तो अब क्लैप ट्रैप वो एक तो इंग्लिश में होते हैं जी, तो दूसरे ये कि जो एक्टर्स हैं, जिस ज़बान की फिल्म में काम कर रहे हैं, उस ज़बान को जानते ही नहीं, तो वो उनको मालूम ही नहीं कि लफ्ज़ों की अदायगी कैसी होना चाहिए, किस लफ्ज़ पे स्ट्रेस देना चाहिए, कहाँ पॉज होना चाहिए, ये सब अब उनको मालूम ही नहीं। ये ट्रेजेडी है। एक सवाल मुआफ़ी के साथ जो मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था, आपकी शरीक हयात क्लोवर कमाल साहिबा, उनसे आपकी मुलाकात भी बहुत दिलचस्प रही, तो उसके बारे में कुछ बताइए, और अपनी फैमिली के बारे में। फैमिली मेरी जाहिर है कि एक मिडिल क्लास फैमिली थी। पहले आपको फैमिली के बारे में बताने से ये बता दूं कि तमाम डॉक्यूमेंट्स में ये है कि मैं लखनऊ में पैदा हुआ। हाँ, ये और, भी मैंने और देखा मुझे भी मानना पड़ता है कि, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि मेरी पैदाइश यूपी के ज़िला बाराबंकी की तहसील फ़तेहपुर में हुआ, जिसे फ़तेहपुर बिस्वा भी कहा जाता है जी। ये मेरा ननिहाल था। मेरा ददियाल देवा है, जिसे देवा शरीफ कहा जाता है, क्योंकि वहाँ हाजी वली शाह की बहुत बड़ी दरगाह है। ब्लिट्स में आने के बाद मेरी बीवी वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट मैनेजर के साथ थी, असिस्टेंट एडवर्टाइजमेंट मैनेजर थी। वहीं हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने उर्दू ब्लिट्स के प्रमोशन में हमारा बहुत साथ दिया। ये ख़ास तौर पे उर्दू ब्लिट्स के लिए चकबत साहब का भी कुछ असर था और कुछ हमारी दोस्ती थी। वो दोस्ती रफ्ता बदलते बदलते मोहब्बत में तब बन गई, और फिर मोहब्बत शादी में बन गई, और शादी ऐसी कि जिस पर हमें आज तक कोई शर्मिंदगी नहीं। बहुत खुशी है, हमारी बीवी हर वक्त हमारे साथ खड़ी रही, और फिर उन्होंने हमें हमारी ज़िंदगी का एक बेहतरीन तोहफ़ा दिया, यानी हमारी बेटी समीरा। तो हम 3, हम 2, हमारे एक। अच्छा, हम बहुत खुश आपका हैं। शेर यहाँ मुझे याद आ रहा है, हसन दुनिया में हमने यूँ बसर की, अदावत कम, शिकायत कम, गिला कम। तो सर ये गज़ल आपसे सुनना चाहूँगा यहाँ पे। ज़रूर कि इनायत कम, मोहब्बत कम,
वफा कम। वाह। इनायत कम, मोहब्बत कम, वफा कम। मिला सब कुछ हमें लेकिन मिला कम। आहा। तुम अपने गम की तलखी भी मिला दो, तुम अपने गम की तलखी भी मिला दो, तुम अपने गम की तलखी भी मिला दो। शराबे ज़िंदगी में है नशा कम। आहा। तुम अपने गम की तलखी भी मिला दो, शराबे ज़िंदगी में है नशा कम। चलो यूं ही सही हम बेवफा हैं, चलो यूं ही चलो यूं ही सही हम बेवफा हैं, मगर ऐ बेवफा तुझसे ज़रा कम। हसन दुनिया में हमने यूं बसर की, आहा। हसन दुनिया में हमने यूं बसर की। अदावत कम, शिकायत कम, गिला कम। क्या कहने, वाह। अलग एक गज़ल और सुन लो। इनायत। कि सबकी बिगड़ी को बनाने निकले, वाह। सबकी बिगड़ी को बनाने, सबकी बिगड़ी को बनाने निकले, यार हम तुम भी दीवाने निकले। क्या बात है, वाह। सबकी बिगड़ी को बनाने निकले, वाह। यार हम तुम भी दीवाने निकले। हर तरफ शोरे क़यामत है बपा, वाह वाह वाह। हर तरफ शोरे क़यामत है बपा, और हम गीत सुनाने निकले। क्या कहने, क्या यार कहने, हम वाह। तुम भी दीवाने निकले। इतनी रौनक है कि जी डूबता है, इतनी रौनक है कि जी इतनी डूबता है। रौनक है कि जी डूबता है, शहर में खाक उड़ाने निकले। आहा। और ये शेर सुनवा लो। इनायत। चांद को रात में मौत आई थी, आए हाय हाय, क्या मिसरा है। चांद को रात में मौत आई थी, लाश हम दिन को उठाने निकले। आए हाय हाय हाय, क्या चांद कहने। को रात में मौत आई थी, लाश लाश हम दिन को उठाने निकले। और उम्र बर्बाद यूं ही कर दी हसन, उम्र बर्बाद यूं ही कर दी हसन, ख्वाब भी कितने सुहाने निकले। क्या कहने, क्या कहने। सबकी बिगड़ी को बनाने निकले, यार हम तुम भी दीवाने निकले। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन कमाल साहब। ये कमाल की गुफ्तगू आज बज़्म ख़ास के इस प्लेटफॉर्म पर एक मुलाकात में आपसे हुई। आपने इतना वक्त निकाला अपनी मसरूफ़ियत में से, अपनी पढ़ाई लिखाई का काम छोड़ के आपने बज़्म ख़ास को एक मुलाकात को इतना वक्त दिया। मुझे ये शरफ़ हासिल हुआ कि मैं आपके सामने बैठ सका। वेद गुप्ता साहब ने अपने दूसरे काम छोड़ छाड़ कर अब मौसीकी और अदब, संगीत और साहित्य के लिए अपने को वक्फ कर दिया है। और उन्हीं का ये आइडिया था, ब्रेन चाइल्ड था बज़्म ख़ास, जिसमें वो शायरों के और मौसीक़ारों से बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उनके बारे में दुनिया को बताना चाहते हैं। तो मैंने आलोक से को वक्त दिया और वो मेरे घर तशरीफ़ लाए, मेरे सामने है। बज़्म ख़ास बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं वेद गुप्ता साहब को ख़ास तौर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अब ऐसे लोग कम रह गए हैं जो इतने बाअदब हो के अदब का उन्हें ख़याल रहे। तो वेद गुप्ता साहब को मेरा सलाम और बज़्म ख़ास के लिए मेरी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया।